मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे और इन 2 महीने में इस घर में जो कुछ होता हुआ मैं देख रही थी उसने तो मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। कहाँ मैं आजकल की एकदम मॉडर्न लड़की थी, शादी करके गाँव में आ चुकी थी। मैंने सोचा था कि यहाँ पर मैं अपनी ज़िंदगी बहुत ही आराम और सुकून से गुजारूँगी, मगर यहाँ के लोगों के रहन-सहन और तौर तरीके बहुत अजीब थे। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, मगर मेरे जेठ के तो कुछ अलग ही हाव-भाव थे। उनको देखकर ही मुझ पर एक अजीब-सी कैफ़ियत छा जाती थी। पूरे ख़ानदान में उनके जैसा मर्द शायद ही किसी ने देखा होगा। मेरी जेठानी अपने पति से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, हर वक्त अपने पति के आगे पीछे घूमती रहती थी। जेठ जी को जब पहली बार मैंने देखा तो मुझे यही लगा कि जिस तरह उनका कसा बदन है, यकीनन वे जिम वगैरह जाते होंगे, मगर मेरे पति का कहना था कि वे तो बस घर में ही रहते हैं और घर के बाहर थोड़े बहुत काम कर लेते हैं। इसके अलावा तो वह और कोई काम नहीं करते। सुबह-सुबह घर से देसी घी के पराठे खाकर निकल जाते हैं और फिर रात को ही घर आते हैं। जेठ जी बहुत ही कम बोलते हैं, अपने काम से काम रखने वाले थे। कुछ मैं भी उनसे झिझकती थी, इसीलिए अपने काम से काम रखती थी। मेरी जेठानी बड़ी ही अच्छे स्वभाव की थी, मगर थोड़ी नखरेली थी। जैसे ही जेठ घर आता तो झट से मुझे चूल्हे के आगे से हटाकर कहती, हटो जी, मेरा पति आ गया है, अभी शोर मचा देगा कि लस्सी और पराठा लाओ, तुम बाद में अपनी रोटी बनाती रहना। वह मुझे हटाकर फौरन बड़े-बड़े पेड़े लेकर 5 से 7 पराठे बनाती और साथ ही लस्सी बनाकर जेठ को पेश करती। वह आंगन में ही पीछे चारपाई पर बैठ जाता और देखते ही देखते सारे पराठे खाकर लस्सी भी खत्म कर देता। मैं तो उन्हें देख-देख कर हैरान थी कि आखिर ये इंसान इतना सब कुछ खा कैसे लेता है। यह तो जेठानी की हिम्मत थी जो शख्स को अभी तक बर्दाश्त कर रही थी। जेठ के मुकाबले मेरा पति तो बड़ा ही मासूम और भोला-भाला था। शादी के 2 महीने हो चुके थे, मगर अभी तक हमारे बीच पति-पत्नी जैसी बात नहीं बन सकी थी। शायद वह इसीलिए भी कि मैं पढ़ी लिखी थी, जबकि मेरा पति 10वीं तक ही गाँव के स्कूल में पढ़ा था। मैं जब जेठ जेठानी को बैठे बातें करते देखती तो मेरा भी दिल करता कि आकाश भी मेरे साथ मोहब्बत भरी बातें करे, जैसे जेठ जी अपनी बीवी से करते हैं। मगर मजाल है जो मेरा पति बड़े भाई से कुछ सीख ही लेता। आकाश मेरी मम्मी की सहेली का बेटा था। बचपन से ही मेरी उसके साथ मंगनी हो चुकी थी। मैंने एमए तक एजुकेशन हासिल की और फिर मेरा रिश्ता मेरे पति आकाश के साथ तय कर दिया गया। मैंने यह बात नोट की थी कि जेठ और जेठानी में बहुत प्यार था। सारा दिन जेठानी अपने पति की तारीफें करती रहती। जैसे ही पति घर आता तो उसकी देखभाल में लग जाती। जेठ ने घर में गधी की जोड़ी पाल रखी थी जिनका बहुत ख्याल रखता था। एक दिन रात का वक्त था, मैं अपने किसी काम से आंगन में आई तो आंगन के पिछले हिस्से में मुझे बर्तन खटकने की आवाज़ आई। शोर सुनकर मैं थोड़ी अलर्ट हो गई। उस वक्त तो सब सो जाया करते थे। फिर जानवर वाले हिस्से में यह खटपट कैसी थी। झिझकते हुए धीरे-धीरे कदम घर के उस पिछले हिस्से की तरफ बढ़ाने लगी जहाँ पर जेठ जी ने जानवरों को बंद कर रखा था। जैसे ही कुछ आगे बढ़कर मंजर देखा तो मेरी हैरत का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखें तो जैसे हैरत से फैल चुकी थी। उससे पहले कि जेठ की नज़र मुझ पर पड़ती मैं बौखलाकर फौरन वापस भाग गई, मगर तभी मेरा पैर बाहर रखे गमले से टकराया। मैं तो गिरने से बच चुकी थी, मगर वह गमला टूट चुका था। उसी के साथ जेठ की भारी भरकम आवाज़ पहुंची, कौन है वहाँ, सामने आओ। मगर मैं वहाँ पर रुकी नहीं। पसीने से मेरा वजूद भीग गया। मैं भागकर कमरे में आ गई, दरवाजा को लॉक लगा दिया और दरवाजे के पीछे खड़ी होकर गहरी सांस लेने लगी। मेरा पति तो बेखबर सो रहा था, जबकि मुझे अपने कमरे के बाहर तक कदमों की चाप सुनाई दी थी। शायद जेठ को शक हो चुका था कि मैं ही उसे वहाँ देखने गई थी। मैं शर्म से पानी-पानी हो रही थी कि सुबह कमरे से बाहर कैसे निकलूंगी। वहीं बेड पर टेक लगाकर बैठ गई। पानी का गिलास फौरन लबों से लगा लिया। आखिर ये जेठ जी वहाँ पर क्या कर रहे थे सोचकर ही मुझे उबकाई सी आने लगी थी। सुबह हुई तो सोचा कि इस बारे में जेठानी से बात करूंगी। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं अपने पति की हरकत के बारे में जानती भी है या नहीं। मैं जेठ जी की नज़रों में देखने से मुकम्मल तौर पर कतरा रही थी। मैंने और जेठानी ने नाश्ता बनाकर अपने अपने पति को दिया। दोनों भाई बैठकर इकट्ठे ही नाश्ता कर रहे थे। मैंने गौर किया था कि जेठ जी घूर कर मुझे देख रहे थे और उनकी नज़रों की तपिश मुझे अपने वजूद पर महसूस हो रही थी, मगर मैं सर झुकाए हुई थी। मुझसे तो ठीक से नाश्ता भी नहीं किया जा रहा था। जैसे मेरा पति और जेठ घर से गया तो मैं सीधा जेठानी के कमरे की तरफ गई। वह चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए गुनगुनाती हुई अपने बिस्तर की चादर ठीक कर रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, आओ साक्षी, कैसे आना हुआ, बैठो। मैंने जेठानी को देखा तो अजीब सी कैफियत में गिरफ्तार बोली कि नहीं, मैं बैठने नहीं आई, मुझे आपसे एक बात करनी है। जेठानी कहने लगी कि हाँ बोलो, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों लग रही हो। मैंने डरते डरते सारा मंजर जेठानी को बता दिया जो रात को देखा था। मुझे तो लगा था मेरी बात सुनकर उन्हें हैरत होगी, मगर अगले ही पल उनका लहजा बहुत ही अजीब सा था। पूरे रूम में उनकी हंसी गूंजने लगी थी। उनकी हंसी ने तो मुझे हैरत में डाल दिया था। मैंने कहा, जेठानी जी मैं सच कह रही हूँ, मैं खुद अपनी आंखों से उनको गधी का दूध निकालते हुए देखा था। मेरे शब्द सुनकर जेठानी बड़े ही प्यार से मेरे गाल को सहलाया और फिर कहने लगी कि मैं तो समझ रही थी कि शहर की लड़की हो, समझदार होगी, हर बात से वाकिफ होगी, मगर तुम तो बड़ी भोली भाली निकली। जेठानी के शब्द मुझे बहुत हैरान कर चुके थे। मैं कहने लगी कि क्या मतलब, आप जानती हैं कि आपका पति गधी का दूध पीते हैं। तो जेठानी हंसकर कहने लगी कि हाँ मैं जानती हूँ, मेरे ही कहने पर वे पीते हैं, मैंने ही तो उनको यह सलाह दी थी। तभी तो देखो अपने जेठ को कैसे कसरत वालों की तरह जिस्म है, कितनी ताकत है उनमें। ऐसा ताकतवर मर्द तो पूरे गाँव में क्या पूरे खानदान में कहीं मौजूद नहीं है। अकेले ही वह काम कर जाते हैं जो 10-10 लोग मिलकर भी नहीं कर पाते। यह सिर्फ और सिर्फ उस गधी के दूध की ही बदौलत है। मेरी मानो तो तुम भी अपने पति को 1-2 घूंट पिला ही दो, फिर देखना रात को जलवा अपने पति का। यह बात जेठानी ने आंख दबा कर कही थी। मैं उनके कमरे से वापस आ गई। बार बार जेठ का वह पहलवानी वजूद मेरी नज़रों के सामने घूम रहा था। तो क्या जेठ जी सच में रोज गधी का दूध पीते हैं? मगर क्यों? यह शब्द मेरे दिमाग में हलचल सी मचा चुके थे। मेरी शादी को अभी सिर्फ कुछ महीने ही हुए थे कि मेरी जेठानी की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन वह चक्कर खाकर गिर गई। मैंने अपने पति को फ़ोन
फ़ोन किया। जेठ और मेरा पति घर आ चुके थे। जेठानी जी को लेकर अस्पताल गए तो जो बात सामने आई वह बड़ी ही परेशान करने वाली थी। मेरी जेठानी को ब्रेन ट्यूमर था। जब यह खबर जेठ को पता चली तो वह दहाड़े मार मार कर रोने लगे। मैंने पहली बार अपने जेठ को इस कदर रोते हुए देखा था, वरना हर वक्त उनके चेहरे पर सख्ती रहती थी। आज तक कभी उन्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वह अपनी पत्नी से बहुत खुश थे। उनको यूँ रोता देखकर मेरी भी आंखों में नमी आ चुकी थी। दोनों में मोहब्बत भी बहुत थी। भला वो अपनी पत्नी का यूँ जाना कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। मैंने अपनी जेठानी की भरपूर सेवा करना शुरू कर दिया। अच्छी से अच्छी दवा उनको दी जा रही थी। मैंने उनके लिए उस रात दूध गर्म किया। बादाम बिस्तर डालकर जब उनके लिए ले जाने लगी तभी कमरे से मेरे जेठ जी निकले। मेरे हाथ में दूध का ग्लास देखा तो कहने लगे, यह दूध किसके लिए ले जा रही हो? मैंने डरते डरते कहा कि जेठानी के लिए। उन्होंने फ़ौरन उस ग्लास को झटक दिया। कहने लगे, नहीं, उसे इनाम दूधों की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मेरा प्यार ही काफ़ी है। उन्होंने वह दूध का ग्लास वापस भिजवा दिया था और फिर कुछ देर बाद एक बार फिर जेठ घर के पिछले हिस्से में चले गए। मैंने अपनी आंखों से देखा जब वह एक गिलास तक गधी का दूध निकाल कर अपने कमरे में चले गए। मैं सोच में पड़ चुकी थी कि जेठानी भी गधी का दूध पीती हैं। आखिर ये चक्कर क्या था? यूँ ही सोच में मैं पड़ी हुई अपने कमरे में आई तो मेरा पति आराम से सो रहा था। मुझे बड़ा गुस्सा आया था। शादी के इतने महीने गुजर जाने के बावजूद मेरे पति ने आज तक मुझसे मोहब्बत भरी बातें नहीं की थी। अगर मैं पति से मोहब्बत भरी बातें करने की कोशिश भी करती या उसके पास जाती तो वह मुझे खुद से दूर कर देता और कहता कि मुझे नींद आ रही है। यह बात मुझे अंदर ही अंदर बोझिल कर दिया था। आखिर क्या कमी थी मुझ में जो मेरे पति मेरे साथ वक्त गुजारना पसंद नहीं करता था। दिल में यह सोच आने लगी कि कहीं पति का किसी और के साथ चक्कर तो नहीं, तभी वह मुझे खुद से दूर रखता है। मैंने सोच लिया कि इस सवाल का जवाब अपने पति से लेकर रहूँगी। आखिर मेरी भी ज़िंदगी की कुछ ख्वाहिश थी, अपने पति पर हक रखती थी। मैंने अपने पति को जगाया ही था कि तभी मुझे जेठ जी के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मेरी जेठानी बुरी तरह चिल्ला रही थी। उनके चिल्लाने की आवाज़ ने तो मेरे पति को भी उठकर बैठा दिया था। मैं भागकर उनके कमरे के बाहर गई। जेठानी अभी तक चिल्ला रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और जेठानी को बुलाने लगी कि आप खैरियत से तो हैं? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? मगर इसी के साथ दरवाज़ा खुला तो मेरे होश उड़ गए थे। जेठानी खून से लथपथ थी। उसके कपड़े और चेहरा खून से भरा हुआ था। जेठ के होश भी उड़े थे। अपनी बीवी को अस्पताल लेकर गए मगर उसके दिमाग की नस फट चुकी थी, जिसकी वजह से खून बहने लगा था। हमारी जेठानी हमें छोड़कर जा चुकी थी। मुझे भी अपनी जेठानी के जाने का बहुत गम था मगर जेठ तो जैसे निढाल हो चुके थे। मगर शायद वक्त के साथ साथ जीना ही पड़ता है। जेठ सुबह सवेरे उठते तो अब उनके खाने पीने की जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी थी। देसी घी के पराठे बना बनाकर मेरे तो बाजू में दर्द शुरू हो जाता मगर मेरे जेठ का पेट था या कुआं भरने का नाम ही ना लेता। शुरू शुरू में तो मैं उनकी सारी जिम्मेदारी निभाती रही मगर धीरे धीरे मेरा दिल बड़ा ही बेजान सा होने लगा था। एक तो मेरे पति की मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी दिखाई नहीं देती थी, वैसे ही मुझे परेशान करके रखा था। उस रोज़ तो मैंने फैसला कर लिया कि हर हाल में अपने पति से बात करके रहूँगी कि वह किसी और को पसंद करता है या मैं ही बदसूरत हूँ। आखिर क्यों मुझसे दूरी रखता है? मैं पास आने की कोशिश भी करूँ तो वह मुझे खुद से दूर करके अलग हो जाता है। उस रात जब पति घर वापस आया तो एक बार फिर खाना खाते ही अपने बड़े भाई के पास बैठा। मैंने यह बात नोट की थी कि जब से जेठानी की मृत्यु हुई थी मेरे जेठ ने गधी का दूध पीना बंद भी कर दिया था। जब तक जेठानी जिंदा थी वह रोज़ गधी का दूध पीते थे। उस रात मेरे पति से बड़ी देर तक बातें करते रहे। मैं कमरे में अपने पति का इंतजार करती रही। जब पति कमरे में आए तो फ़ौरन लेटने लगे मगर मैंने उन्हें रोका। उनके सामने जाकर बैठ गई। वह भी चौंक कर मुझे देखने लगे। कहने लगे, क्या बात है साक्षी, ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने दुखी शब्दों में अपने पति से कहा, आखिर सच्चाई क्या है? आप मुझे बताएं कि मैं आपको अच्छी नहीं लगती, कि आपके दिल में कोई और है? ऐसा कहते हुए मैं रोने लगी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को काबू में कर रखा था। मेरा पति मेरी बात सुनकर मेरे हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी लड़की हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी का सोच भी नहीं सकता, लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो? उल्टा तुम्हारे सामने मैं खुद को कमतर समझता हूँ। पति के यह शब्द सुनकर मैं फ़ौरन उनके लबों पर हाथ रख दिया। मैंने कहा कि आप मेरे पति हैं, मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ, मेरे दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत है, मगर आपका यह मुझसे दूर रहना, मुझसे अपना हक ना लेना, आखिर मैं इन सब का क्या मतलब समझूँ? मेरे पति ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे टालकर दोबारा सोने के लिए लेट गए। वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? कुछ तो था जो मुझसे छुपाना चाहते थे। मैं भी दूसरी तरफ चेहरा करके लेट गई। जब से जेठानी की मृत्यु हुई जेठ जी मुझे कमज़ोर लगने लगे थे। उनका यह कसरती जिस्म तो जैसे ढलने लगा था। हर वक्त खांसते रहते और बीमार रहने लगे। उनकी यह हालत जेठानी जी की जुदाई में हो चुकी थी। सुबह हुई तो एक बार फिर घर के काम में ही बिज़ी हो गई। उस शाम बड़ी ही अजीब बात हुई। दरवाजे पर अचानक दस्तक होने लगी। देखा तो जेठ जी खड़े थे। मेरा पति उनके साथ नहीं आया था। मैंने जेठ जी से पूछा कि मेरा पति कहाँ रह गया? कहने लगे, वह अभी ज़मीनों पर कुछ काम कर रहा है। इतना कहकर वे अपने कमरे में चले गए और फिर अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में चले गए। मैं भी आंगन में झाड़ू लगाने लगी। जब वे नहाकर निकले तो बनियान पहने ही बाहर आ गए थे।
थे। उन्हें देखकर तो जैसे मैंने फ़ौरन अपना मुँह दूसरी तरफ कर लिया और मैं कमरे में चली गई। मगर मेरा जेठ अपनी ही धुन में था और फिर कई दिन बाद घर के पिछले हिस्से में गया था और फिर जब वापस आया तो 1 बाल्टी दूध लाया था। यह दूध गधी का था, मैं जान चुकी थी। उन्होंने यह दूध अपने मुँह से लगाया और देखते ही देखते सारी बाल्टी पी के अपनी मूंछों पर लगा दूध साफ़ करके डकार लिया और वहीं आंगन में बैठ के मैं काम में बिजी थी। मुझे लगा जैसे मेरा जेठ मुझे तीखी नज़रों से घूर रहा हो। मैं अपने सर पर दुपट्टे को ठीक किया और वहाँ से जाने लगी कि तभी जेठ ने मुझे आवाज़ दी। न जाने क्यों मुझे थोड़ी घबराहट सी महसूस हो रही थी, मगर उनके बुलाने पर मैं बोली, कोई काम था? उन्होंने मुझे सर से पैर तक एकदम गौर से देखा, फिर कहने लगे कि यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। मैं तो दंग रह गई, मैं उनके सामने कैसे बैठती। अभी मैं ये सोच रही थी कि एक बार फिर उनकी आवाज़ गूंजी, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? यहाँ आकर मेरे सामने बैठो। डरते ही सही उनके साथ जाकर चारपाई की दूसरी तरफ बैठ गई। जेठ जी ने मुझसे सवाल किया। मैं तो घबरा गई। कहने लगे, आकाश तुम्हें खुश रखता है ना? किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं देता? अगर किसी तरह का मसला है तो मुझे बताओ, मैं उसके कान खींच लूँगा। जेठ की ये बात सुनकर मैं फ़ौरन ना में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं, वे मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। मैं हांडी चलने का बहाना बनाकर किचन में चली गई। कुछ देर बाद पति भी घर वापस लौट आए थे तो मैंने राहत की सांस ली। उस दिन जब पति घर वापस आया तो काफ़ी खुश लग रहा था। शायद जेठ ने ही उसे कुछ समझाया था, इसलिए मेरे साथ आकर बातें करने लगे। मैं जानती थी कि अब और देर ना करते हुए हम दोनों को अपने रिश्ते को आगे बढ़ा देना चाहिए। शादी को 1 साल होने वाला था, लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए आस पड़ोस वाले बातें बनाने लगे थे कि पता नहीं क्या बात है, ना बड़े भाई की औलाद हुई ना ही छोटे की। बड़े की शादी को भी 7 साल गुजर चुके थे, मगर आज तक बच्चे की आवाज़ ना सुनने को मिली, और छोटे भाई की शादी को भी 1 साल होने वाला है। आखिर माजरा क्या है? औरतों की बातें सुनकर तो मैं भी सोच में पड़ चुकी थी। जेठानी तो इस दुनिया से ही जा चुकी थी। उस रात जब मैं अपने पति से इस बारे में बात की तो पति भी शायद अब मुझसे अपना सच नहीं छुपाना चाहता था। मुझे कहने लगा कि दरअसल मुझे मेरे भाई को एक ख़ानदानी बीमारी है, जिसकी वजह से हम कभी भी औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहे। बड़े भाई की शादी हुई तो उनका भी यही हाल था और मेरा भी। मेरे पति के यह शब्द सुनकर तो जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। शायद पति इसीलिए मुझसे कतराता था और ख़ुद को मुझसे कमतर समझता था। यही कहता कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो गई है, मैं तुम्हारे हक़ को अदा नहीं कर सकता। यह सब बोलकर एकदम से सर झुका लिए थे। मैंने अपने पति से कहा कि इस बीमारी का तो बहुत इलाज है। पति की बीमारी ऐसी थी कि अगर उनके बच्चे पैदा होते तो वह दिमागी या जिस्मानी कमी के साथ पैदा होते। मगर मेरे पति ने अपना हाथ मुझसे छुड़ा लिया। कहने लगा कि हाँ, करवा सकता था, मगर इलाज का जो तरीका डॉक्टर ने बताया वह मेरे लिए बड़ा ही नागवार है। आकाश बड़े बेचैन से नज़र आ रहे थे। मैंने आकाश से पूछा कि आखिर इस बीमारी का क्या इलाज है? तो मेरे पति ने जो इलाज मुझे बताया वह सुनकर तो मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने भी फ़ौरन सर झटक कर कहा कि मैं अपने पति को ऐसा कभी नहीं करने दूंगी, भले ही सारी ज़िंदगी बेऔलाद रहना पड़े। उस वक्त तो वह खामोश हो गए, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं इस मुसीबत का हल निकालने लगी। मैंने अपनी एक दोस्त लेडी डॉक्टर से बात की, इस मसले के बारे में बताया। उसने भी उसका बेहतर हल यही बताया था। पति से जब इस बारे में जिक्र किया तो वह पूरी तरह से ना कर दिए। वह तो किसी तौर पर भी इलाज करने के लिए तैयार ना था। मगर जब शाम को मेरे जेठ वापस आए तो गधी का दूध दूहने लगे। दूध निकाल कर उन्होंने जैसे ही बाल्टी में रखा तो मैंने फ़ौरन शोर मचा दिया कि किचन में चूहा है। मैं चीखने लगी तो जेठ दूध को वहीं रखकर किचन में चला आया। कहने लगा कि कहाँ है चूहा? वह चूहा को ढूंढने लगे और मैं इसी पल दूध में से कुछ हिस्सा निकाल कर अपने कमरे में रख लिया। उन्हें चूहा तो ना मिला, मुझे दूध मिल चुका था। जेठ को भी खबर ना हो सकी कि भरी हुई बाल्टी से कुछ दूध कम है। रात को जब पति घर आए तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उनके ना चाहते हुए ही सही, मगर यही मेरे पति का इलाज था। उस दूध को दवाई के तौर पर पीना ज़रूरी था। रात को मेरे पति को दूध में पिस्ता बादाम डाल कर देती। जैसे ही पति ने पहला घूंट पिया तो कहने लगा कि दूध ख़राब है, फट चुका है, तुमने मुझे ख़राब दूध डाल कर दिया। मगर मैं बोली, नहीं, आपके मुँह का स्वाद ही ख़राब होगा, यह तो बिल्कुल ताज़ा दूध है। पति ने वह दूध पी लिया। उसके बाद कितनी ही बार मैं यूं ही गधी का दूध निकाल कर अपने पति को पिलाया, और जब उनके टेस्ट की रिपोर्ट आई तो वह देखकर उन्हें हैरत हुई कि उनकी कमियां दूर हो गई थी। वह रिपोर्ट जब मुझे दिखाई तो मैं मुस्कुरा उठी थी। पति कहने लगा कि यह तो करिश्मा हो गया, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो सकता है। उन्हें लगा शायद ऐसा कुदरती तौर पर हुआ है, मगर हकीकत मैं ही जानती थी। कुछ महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और फिर ईश्वर ने मुझे खूबसूरत से बेटा से नवाजा था। जेठ भी मुस्कुरा
उठे थे। जेठ का पेट का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए रोज़ाना जब तक वह गधी का दूध ना पीते उनका खाना हजम नहीं होता। गधी का दूध भले ही लोग पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, मगर अगर दवाई के तौर पर बीमारी के लिए यह दूध इस्तेमाल किया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार और सस्पेंसिव स्टोरी में। बाय।